दोस्तों, मार्शल आर्ट की शुरू जो है वो इंडिया से हुई, ये हम सबको पता है कि कलरीपयट्टू से ही विश्व भर में मार्शल आर्ट की स्थापना हुई। पर जो है मार्शल आर्ट जो कलरीपयट्टू से स्थापना हुई वो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रहा। शाओलिन कुंफू जो कि चाइनीज़ का मार्शल आर्ट कहा जाता है, उनकी स्थापना भी इस कलरीपयट्टू से ही हुई। अभी आप सोच रहे होंगे कि कलरीपयट्टू है इंडिया में, साउथ इंडिया में स्पेशली, और शाओलिन है चाइना में, तो कैसे हो सकता है? तो होगा कि कोई यहाँ से जाके उसको चाइना में इस्टेब्लिश किया होगा, सिखाया होगा, है ना? एग्जैक्टली यही है। तो आज हम जानेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कलरीपयट्टू के साथ अपना एक स्टाइल मिक्स करके चाइना में जाके शाओलिन कुंफू स्टाइल का इन्वेंट किया। सो चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा सौगंध, उनके तीसरे पुत्र जो थे उनका नाम था बोधिधर्मा। बोधिधर्मा को राजपाट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो ध्यान और योग में लगा दिया। अभी उनको दक्षिण भारत में कलरीपयट्टू सीखने का मौका मिला और वो वहाँ पे अच्छे से कलरीपयट्टू सीखे। उसके बाद तकरीबन 520 से 526 साल के अंदर वो चाइना चले गए। अभी उनको चाइना जाने को लेके थोड़ा मतभेद है कि वो कैसे गए, तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो समुंदर के पथ से चाइना गए थे। तो बोधि का मतलब जो है वो ज्ञान होता है। कहा जाता है कि बोधिधर्मा एक प्रसिद्ध ध्यान योगी थे। उन्होंने चाइना जाके पहले ही शाओलिन टेम्पल को जो है वो देखने का मन बनाया। जब वो शाओलिन टेम्पल पहुँचे तो वहाँ के जो मॉन्क्स थे उन्होंने उनको वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक पास के गुफ़ा में जाके ध्यान लगा दी और 1-2 साल नहीं, 9 साल लगातार दीवार की तरफ मुँह करके वो ध्यान करते रहे। इस बीच एक बार उनको नींद आ गई तो गुस्से में उन्होंने अपनी पलकें काट ली। अब कहा जाता है कि जहाँ पे वो पलकें गिरी वहाँ से चाय के चारे निकल आए। अब ये कितना सच है ये मुझे नहीं पता, पर इसमें नहीं चाहते हैं। पर एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि उनकी इस तपस्या, इस ध्यान को देख के मॉन्क्स काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने उनको इनविटेशन दी कि चलो भैया अभी आप शाओलिन टेम्पल विज़िट कर सकते हो। तो जब वो शाओलिन टेम्पल पहुँचे और कुछ दिन रहा तो उनको ये एहसास हुआ कि आप ध्यान करो या कुछ कर्म करो, 2 चीज़ों का बहुत ज़रूरत है। एक, कठोर अनुशासन, और 2, जो नियम हैं उनको पालन करते रहना। तो उन्होंने शाओलिन टेम्पल में कलरीपयट्टू को सिखाना शुरू किया उन मॉन्क्स को, और एग्जैक्ट कलरीपयट्टू नहीं, कलरीपयट्टू के साथ कुछ अपना इन्वेंशंस उसमें ऐड किया और एक मिक्स्ड तो नहीं कहूँगा, पर कलरीपयट्टू और कुछ अपना इन्वेंशन डाल के उन्होंने एक 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 अपना ही एक स्टाइल बनाया जिसका नाम बाद में पड़ा शाओलिन कुंफू। तो ऐसे बोधिधर्मा ने चाइना में शाओलिन कुंफू का इन्वेंट किया। अभी जैसे ही ये दौर चलता रहा तो उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो स्प्रेड होने लगा। नॉट ओनली इन चाइना, ही बिकेम पॉपुलर इन जापान, म्यांमार और भी बहुत सारी जगहों पे, और उनको लोग फॉलो करने लगे और बहुत सारे नामों से भी पुकारने लगे। जैसे कि चाइना में वो बोधिधर्मा से जाने जाते हैं, दक्षिण भारत में उनका नाम बोधिधर्मन है, और जब आप जापान में चले जाएंगे तो जापान में उनको लोग ज़्यादातर दारुमा के नाम से जानते हैं। अभी कुछ लोगों का ये मानना था, जब बोधिधर्मा जो है वो अपना जो ध्यान लगा रहे थे जब गुफ़ा में, तो 9 साल तक ध्यान लगाने के बाद उनकी एक पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई थी शरीर में। वो थोड़ा डिसेबल्ड हो गए थे क्योंकि उनके हाथ पैर जो थे वो बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थे। तो ये एक कहावत है, पर अगर आप दारूमा का कभी पुतला आपको मिले ख़रीदने को तो आप देखिएगा कि उसमें हाथ पैर नहीं है, बिकॉज़ वो लोग मानते हैं कि उनको वो फिज़िकल डिसेबिलिटी। Daruma started the legacy of inheriting the tradition of Shaolin Kung Fu from one generation to the other generation. To be more specific, from a master to his student. और जब यही कहीं चल रहा था तो नॉर्थ चाइना के राजा बूती ने दारुमा को मिलने की ख्वाहिश जताई। हाँ, ये वही राजा बूती हैं जिन्होंने बहुत सारे स्तूपा, मॉन्स्ट्रीज और बिहार की प्रतिस्थापना चाइना में की थी।
हाँ, ये वही राजा भूति है जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का चाइनीज में अनुवाद किया था, ताकि ये जो सारे संस्कृत ग्रंथ हैं वो चाइना के आवाम तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो दारूमा को मिलने की ख्वाहिश राजा भूति ने जताई और इसीलिए उन्होंने दारूमा को न्योता दिया एंड दे मेट ईच अदर एट नानकिंग। और तब से लेकर आज तक ये शाओलिन कुंफू की ट्रेडिशन पूरे चाइना भर में चलती आ रही है। इतने सारे लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। एक बार जरा सोच के देखिए, एक हिंदुस्तानी के हाथों शुरू हुआ ये चाइनीज मार्शल आर्ट आज पूरे विश्व भर में फेमस है, और हम हिंदुस्तानी अपने ही ट्रेडिशन को भूल गए हैं, अपने अतीत को भूल गए हैं, अपने परंपराओं को भूल चुके हैं। इसलिए हम बोधि धर्मा को भूल गए, बोधि धर्मन को भूल गए, दारूमा को भूल गए। इसलिए कलारीपयट्टू दक्षिण भारत के सिर्फ कुछ ही राज्य में सीमित रह गया। It is said, people without the knowledge of their history, tradition and culture is like a tree without its roots, is like a child who has no background behind. To know history, culture, tradition and its origin is like finding someone's inner self, is like finding someone's inner soul. याद रखिएगा, history doesn't belong to us, we belong to it. तो दोस्तों, अपने आप को जानने के लिए, अपने देश को जानने के लिए, पूरी दुनिया को जानने के लिए अपना अतीत जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी देश की जो विविधता है, जितने ट्रेडिशंस हैं, उन सबको जानना ज़रूरी है। तो हम लोग ने एक पहल उठाई है कि हम लोग मार्शल आर्ट रिलेटेड जो ट्रेडिशंस हैं, जो कि वेरियस स्टेट्स में वेरियस ट्रेडिशंस हैं, उन सबको हम लोग साथ मिलके जानने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके एपिसोड आपके पास लाते रहेंगे और देखेंगे कि कितने सारे ट्रेडिशंस, कितने मार्शल आर्ट स्टाइल्स जो हैं हमारे देश से, हमारे इंडिया से विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बोधि धर्मा के बारे में कुछ बताइए, शाओलिन कुंफू के बारे में बताइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो है ये कलरीपयट्टू से इन्वेंट हुआ है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम आपको थोड़ा सा नॉलेज दे सके बोधि धर्मा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ये जर्नी हम साथ में जो है ट्रैवल कर सके और आपको उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आ जाए। और कमेंट में बताइए अगर हमारी कोई गलती है। हाँ, मुझे पता है हम थोड़ा लेट वीडियो डाल रहे हैं। इसकी एक मुख्य वजह ये भी है कि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ऑफ टॉपिक्स है। इसके बारे में ज़्यादातर रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अवेलेबल ही नहीं है, पर ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो सबको मिक्स करके रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर होपफुली हम अगली बार से थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी आपसे इंटरेक्शन हो। तो देखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला जो एपिसोड है वो एक नए स्टाइल को लेके होगा, एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट के अंतर्गत। टिल देन कीप वॉचिंग वाइकिंग सिबलिंग्स।